नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं डिजिटल इंडिया न्यूज। और अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रयागराज में बुलडोजर से घरों को गिराने में यूपी सरकार को सुप्रीम फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने घरों को अवैध रूप से गिराने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार और प्रयागराज विकास निकाय को फटकार लगाई है। प्रयागराज में बुलडोजर से घरों को गिराने पर अदालत ने कहा, यह हमारी अंतरात्मा को झकझोरता है। आश्रय का अधिकार और कानून की उचित प्रक्रिया नाम की भी कोई चीज होती है। देश में कानून का शासन है और नागरिकों के आवासीय ढांचों को इस तरह नहीं गिराया जा सकता। म्यांमार में भूकंप पीड़ितों के लिए देवदूत बना भारत। म्यांमार में भूकंप के बाद सबसे पहले भारत ने ही मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए। भारत ने मंगलवार को भी 400 टन राहत सामग्री एक युद्धपोत के जरिए म्यांमार भेजी है। इसके अलावा भारत ने राहत बचाव और तलाशी अभियान के लिए टीम में भी भेजी है। भारत सरकार ऑपरेशन ब्रह्मा के जरिए म्यांमार में भूकंप पीड़ितों की मदद कर रहा है। सभी सांसद हाजिर रहे। वक्फ बिल पर वोटिंग के लिए भाजपा ने जारी की व्हिप। लोकसभा में बुधवार को वक्फ संशोधन विधेयक पर वोटिंग होनी है। इसके लिए भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने कमर कस ली है। यहाँ तक कि भाजपा ने मंगलवार को ही व्हिप जारी कर दी है और अपने सभी सांसदों को लोकसभा में मौजूद रहने को कहा है। पार्टी की ओर से जारी व्हिप में कहा गया कि बुधवार को सदन में अति महत्वपूर्ण विधायी कार्य है। 2 हफ्ते बाद आना रणवीर इलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट से झटका। सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर और पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया को झटका देते हुए पासपोर्ट जारी करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने इलाहाबादिया को अब 2 हफ्ते बाद आने को कहा है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि अगर पासपोर्ट जारी करने का आदेश दिया जाता है तो इससे जांच प्रभावित हो सकती है। अब शाम में भी लगेंगी अदालतें। किन मामलों की होगी सुनवाई? देश भर के जिला अदालतों में लंबित मामलों के भारी बोझ को कम करने के लिए केंद्रीय कानून मंत्रालय देश में 785 सायंकालीन अदालतों के काम करने की योजना बना रहा है। योजना के मुताबिक मौजूदा अदालत परिसरों में ही शाम के समय ये सायंकालीन अदालतें काम करेंगी। इसके अधीन मामूली अपराध के मामले, मामूली संपत्ति विवाद के मामले और चेक विवाद के मामलों समेत ऐसे संक्षिप्त सुनवाई वाले मामले होंगे जिनमें अधिकतम 3 साल की सजा का प्रावधान है। एक ही बैरक में आने को तड़प रहे साहिल और मुस्कान। चर्चित सौरभ हत्याकांड में आरोपी पत्री मुस्कान और उसका प्रेमी साहिल जेल में बंद है। दोनों मुलाहिजा बैरक से सामान्य बैरक में शिफ्ट कर दिया गया है। साहिल को 18A और मुस्कान को 12B बैरक में रखा गया है। साहिल और मुस्कान दोनों एक ही बैरक में आने के लिए तड़प रहे हैं। बताया जा रहा है कि साहिल और मुस्कान ने अधिकारियों से ही एक बैरक में रहने की मांग की थी, लेकिन अधिकारियों ने जेल मैनुअल का हवाला देकर इस डिमांड को नहीं स्वीकार किया। कसाईयों से संबंध रखने वालों को गोबर में दुर्गंध ही मिलेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को बरेली पहुंचे। यहां उन्होंने 933 करोड़ की 133 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि गौकशी करवाने और कसाईयों के साथ संबंध रखने वालों सपा के लोग गौ माता की सेवा करना क्या जाने, उन्हें तो गोबर में दुर्गंध ही मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अखिलेश ने किया स्वागत। योगी सरकार पर बरसे सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के प्रयागराज में बिना नोटिस दिए ही बुलडोजर एक्शन पर सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। पीड़ितों को 10-10 लाख मुआवजा देने का आदेश दिया। कोर्ट का आदेश आते ही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने फैसले का स्वागत किया और यूपी की योगी सरकार पर निशाना साधा। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते समय अंबेडकर नगर की घटना का भी जिक्र किया, जिसमें झोपड़ी को बुलडोजर से गिराया जा रहा है और एक बच्ची अपनी किताबें बचाने के लिए दौड़ रही है। भाजपा सरकार के नाम बदलने के फैसलों पर भड़की मायावती। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने नाम बदलने की राजनीति को लेकर भाजपा सरकारों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सपा की तरह ही उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तराखंड की सहित अन्य राज्यों की भाजपा सरकारों द्वारा जिलों, शहरों और संस्थानों के नाम बदलने की प्रवृत्ति कानून के शासन का हिस्सा नहीं, बल्कि अपनी विफलताओं को छिपाने की संकीर्ण राजनीति है। बसपा सुप्रीमो ने नसीहत देते हुए कहा कि सरकार को इस मामले में यूपी में 4 बार सरकार बना चुकी बसपा से सीख लेनी चाहिए, जिसने गुड गवर्नेंस को ध्यान में रखा कि जिले, तहसील और यूनिवर्सिटी नए नामों से बनाए। दिल्ली विधानसभा में रखी गई प्रदूषण पर कैग रिपोर्ट। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने मंगलवार को विधानसभा में प्रदूषण पर कैग रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट पर चर्चा की शुरुआत दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने की। इस दौरान विपक्ष के गायब रहने पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष इसलिए ही सदन में नहीं है क्योंकि विपक्ष को केजरीवाल जी का फोन आ जाता है कि वो मेरे कच्चे चिट्ठे खोल रहे हैं और तुम सामने बैठकर सुन रहे हो।
सड़क पर नमाज के सवाल पर बोले योगी। सीएम योगी ने कहा, पर्व त्योहार या कोई इस तरह के कार्यक्रम उद्दंडता करने के माध्यम नहीं बनने चाहिए। अगर आपको सुविधा चाहिए तो अनुशासन को मानना सीखिए। आप तुलना कर रहे कावरा यात्रा हरिद्वार से लेकर गाजियाबाद तक या अन्य क्षेत्रों में जाती है, वो सड़क पर ही चलेगी। क्या हमने कभी परंपरागत मुस्लिम जुलूस को कभी रोका है? हाँ, ये जरूर कहा कि ताजिया के साइज थोड़ा छोटा कर लो, क्योंकि हाई इंटेंशन तार होंगे, उसकी चपेट में आओगे, मर जाओगे, और यही होता है। प्रधानमंत्री पद के दावेदारी पर सीएम योगी का बड़ा बयान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री पद की दावेदारी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मैं दिल से एक योगी हूं और राजनीति मेरा पूर्णकालिक व्यवसाय नहीं है। मैं मुख्यमंत्री पद पर उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा करने के लिए हूं और मैं हमेशा के लिए राजनीति में नहीं आया हूं। मेरी पार्टी भाजपा ने मुझे जो जिम्मेदारी दी, मैं उसे निभा रहा हूं। मुश्किल में मंत्री कपिल मिश्रा, कोर्ट ने दिया एफआईआर दर्ज करने का आदेश। दिल्ली सरकार में मंत्री और भाजपा नेता को राउज एवेन्यू कोर्ट से मंगलवार को झटका लगा है। कोर्ट ने मंत्री कपिल मिश्रा और अन्य के खिलाफ 2020 के दिल्ली दंगों में उनकी कथित विभिन्न भूमिकाओं की जांच के लिए सुनवाई का आदेश दिया। साथ ही कोर्ट ने कपिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए आवेदन स्वीकार कर लिया है। प्रयागराज में मकान ढहाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश सरकार और प्रयागराज विकास प्राधिकरण की खींचाई की। कोर्ट ने शहर में मकान ढहाने को अमानवीय और अवैध बताया। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और जस्टिस उज्जवल भुइया की पीठ ने कहा कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई अमानवीय तरीके से की गई। कोर्ट ने यह भी कहा कि देश में कानून का शासन है और नागरिकों के आवासीय ढांचों को इस तरह से नहीं ढहाया जा सकता। पीठ ने कहा, इससे हमारी अंतरात्मा को झकझोर रखा है। आश्रय का अधिकार, कानून की उचित प्रक्रिया जैसी कोई चीज होती है। अमित शाह का मजाक उड़ाना तेजस्वी को पड़ा भारी। अमित शाह के दौरे पर बात करते हुए तेजस्वी यादव ने कड़े शब्दों में कहा कि अमित शाह ने यहां आकर केवल झूठ बोलने और लोगों को बरगलाने का काम किया है। हमले के बाद ही ललन सिंह ने उन्हें जवाब दिया और उन पर तंज कसा। पत्रकारों से बातचीत दौरान ललन सिंह ने यह भी कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने जो भी कहा सच कहा। वैसे तेजस्वी यादव को ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वो अपना काम करे और आगामी चुनाव में बिहार की जनता उन्हें उनका स्थान बता देगी। अमित शाह के बाढ़ मुक्त बिहार के दावे पर लालू का पलटवार। लालू यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अमित शाह के बयान पर प्रतिक्रिया दी और कटाक्ष करते हुए लिखा, हमें बिहार में एक और मौका दो, बाढ़ नियंत्रण पर काम करेंगे। अमित शाह 20 साल से क्या बाढ़ को बुलाने का काम कर रहे थे? इसी मुद्दे पर विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने भी भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि क्या बिहार में पिछले 20 सालों से तालिबान की सरकार थी? उन्होंने भाजपा पर उपलब्धियों के अभाव का आरोप लगाया और सवाल किया कि वे लोग इतना झूठ कहां से लाते हैं। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी में जल्द शुरू होगी पढ़ाई। नालंदा विश्वविद्यालय के बाद एक और प्राचीन विश्वविद्यालय को जीवंत किया जा रहा है। बिहार के भागलपुर जिले में स्थित प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय के खंडहरों के पास एक नए आधुनिक कैंपस का निर्माण किए जाने की योजना है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनने के बाद बिहार को एक और सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल के बाद इस पर काम तेजी से किया जा रहा है। हालांकि नए विक्रमशिला विश्वविद्यालय के लिए अभी जमीन अधिग्रहण का काम चल रहा है, लेकिन इसका शैक्षणिक सत्र जल्द ही शुरू होने की संभावना है। वक्फ बिल पर पार्टी में मतभेद के बीच जेडीयू ऑफिस पहुंचे सीएम नीतीश। वक्फ संशोधन बिल पर बिहार समेत देश भर में सियासी घमासान जारी है। जेडीयू में भी वक्फ बिल को लेकर मतभेद उत्पन्न हो गया है। एमएलसी गुलाम गौस ने केंद्र सरकार की इस बिल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस बीच मंगलवार को सीएम नीतीश कुमार अचानक पार्टी कार्यालय पहुंच गए। सीएम नीतीश करीब 15 मिनट तक वहां रुके और बंद कमरे में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान महिला कार्यकर्ताओं ने गाना गाकर उनका अभिनंदन किया और फोटो खिंचवाया। झारखंड में सरहुल पर अब 2 दिन रहेगी सरकारी छुट्टी। सीएम हेमंत सोरेन का ऐलान। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसी साल से सरहुल पर्व पर राज्य में 2 दिन की राजकीय अवकाश की घोषणा की है। सीएम ने कहा कि पिछले कई साल से सरहुल के अवसर पर 2 दिन का राजकीय अवकाश घोषित करने की मांग होती आ रही थी। इसी के मद्देनजर आदिवासी समाज के इस पावन पर्व के महत्व को देखते हुए अब 2 दिन का राजकीय अवकाश रहेगा। झारखंड की संस्कृति एवं परंपराओं की गौरवशाली धरोहर को हम सहेजते आए हैं और सदैव सहेजेंगे।
बंद कमरे में मिले सोरेन अडानी, उठी सियासी हवा। रांची में मुख्यमंत्री आवास पर उद्योगपति गौतम अडानी और हेमंत सोरेन की हालिया मुलाकात ने राज्य के राजनीतिक गलियारों में अटकलें तेज कर दी है। विपक्षी भाजपा को झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी झामुमो के नेतृत्व वाली राज्य सरकार पर निशाना साधने के लिए हथियार भी मिल गया है। सूत्रों ने बताया कि शनिवार को लगभग 2 घंटे यह बैठक चली। पिछले साल सोरेन के मुख्यमंत्री के रूप में ऐतिहासिक रूप से लगातार दूसरी बार पदभार संभालने के बाद पहली मीटिंग थी। बंद दरवाजे के पीछे हुई इस बैठक के बारे में जानने को लेकर लोग उत्सुक हैं। ट्रंप की आगामी विदेश यात्रा, सऊदी अरब, यूएई और कतर दौरे की योजना। ट्रंप कई देशों से रिश्ते सुधारने में भी जुट गए हैं और इसी एवज में वो 3 मुस्लिम देशों का दौरा करने जा रहे हैं। अगले महीने ही डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब की यात्रा कर सकते हैं। व्हाइट हाउस में दिए बयान में उन्होंने कहा कि यह उनकी सत्ता में वापसी के बाद पहली विदेश यात्रा हो सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि यूएई बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए वे यूएई और कतर में रुकेंगे। म्यांमार में भूकंप से मरने वालों का आंकड़ा 2000 के पार। म्यांमार में 28 मार्च 2025 को आए भूकंप ने भारी तबाही मचाई है, जिसमें अब तक 2719 लोगों की मौत हो चुकी है। 4521 लोग घायल हैं, 400 लोग लापता बताए जा रहे हैं। बता दें कि म्यांमार के नेता मिन हुआंग का कहना है कि मरने वालों की संख्या 3000 तक पहुंच सकती है। भूकंप के झटके भारत और थाईलैंड में भी महसूस किए गए थे और मांडले के पास सबसे अधिक नुकसान हुआ है। भारत को नया झटका देने की तैयारी में ट्रंप। कृषि उत्पादों में 100% टैक्स की धमकी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत सहित कई देशों द्वारा अमेरिकी उत्पादों पर लगाए गए उच्च टैरिफ की आलोचना की है। ट्रंप ने कहा कि भारत कृषि उत्पादों पर 100% टैरिफ लगाता है, जिससे अमेरिकी उत्पादों का निर्यात लगभग असंभव हो जाता है। ट्रंप 2 अप्रैल से रेसिप्रोकल टैरिफ लागू करने की योजना बना रहे हैं, जो उनके अनुसार अमेरिका के लिए मुक्ति दिवस होगा। गाजा में नहीं थम रहे इजरायली हमले। 10 दिन में मारे गए 300 से ज्यादा बच्चे। इजराइल के नए हमले में गाजा के फिलिस्तीनी क्षेत्र में पिछले 10 दिनों में कम से कम 322 बच्चे मारे गए और 609 घायल हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र बाल एजेंसी के अनुसार इनमें से अधिकांश बच्चे विस्थापित हो गए हैं और अस्थायी तंबुओं या क्षतिग्रस्त घरों में शरण ले रहे हैं। 18 मार्च को इजराइल ने गाजा पर फिर से बमबारी शुरू की और युद्ध विराम के बाद नया जमीनी हमला भी किया। चीन ने ताइवान के पास शुरू किया संयुक्त सैन्य अभ्यास। बड़ी टकराव की स्थिति। चीन ने ताइवान के आसपास के क्षेत्रों में मंगलवार को संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है, जिसमें थल सेना, नौसेना, वायुसेना और रॉकेट बलों ने भाग लिया। चीन का दावा है कि यह अभ्यास ताइवान की स्वायत्तता का विरोध करने वाली ताकतों को चेतावनी देने के लिए किया जा रहा है। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए ने इस अभ्यास को ताइवान द्वीप के आसपास कई दिशाओं से संचालित किया। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे डिजिटल इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।